तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कूलाम्स लॉ, COU, कूलाम्स लॉ। इसे हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। और ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच के साइंटिस्ट, उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलाम, और उन्होंने 1784 में कूलाम्स लॉ के इस लॉ के बारे में बात की थी। किसके लॉ के बारे में? कूलाम्स ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, force is directly proportional to the product of two charge Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, according to Coulomb's law, the force of interaction between two charge particle is equal to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। ये हो गया, नई बात समझ में आई। ये होगा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम। याद रहे, जब भी मैं फोर्स निकालूंगा तो चार्ज मुझे मैग्नीट्यूड वाइज रखना है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। यदि फोर्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इन पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब इसको हम लोग ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर, मैंने बोला लेट अस कंसीडर, ठीक, लेट अस कंसीडर क्या, सिंपल सा, वी हैव टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस और एट ए सेपरेशन ऑफ R। बिल्कुल सिंपल वे में ऐसे डायग्राम बना लूंगा। मेरे पास दो चार्ज हैं, Q1 है, ये Q2 है, और एक सेपरेशन R पे रखे हुए हैं। ठीक, और इस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, किस पे, 1 पे 2 की वजह से, और एक 2 पे लग रहा है 1 की वजह से। सिंपल, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, इसी डायग्राम को मैं डिस्क्राइब करना चालू करूंगा और मैं ऐसा बोल दूंगा ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में, O इज द ओरिजिन और S इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, सिंपल, नथिंग एल्स। तो मैं क्या करूंगा, लेट अस कंसीडर वी हैव टू चार्ज पार्टिकल Q1 and Q2 and placed at a separation of R। ठीक, in the frame of reference S with O is origin। यहां पे मैंने ये चीज लिख के रख ली सिंपल शॉर्टकट वे में। नहीं बात समझ में आई, एकदम सिंपल सिनेरियो, नथिंग एल्स। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं
आगे तरफ कैसे बढ़ते हैं हम लोग? मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैंने क्या कर लिया, फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, इक्वेशन 1 होगी। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², सेकंड इक्वेशन होगी। ऑन कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 एंड सेकंड, तो मेरे को मिल गया F इक्वल टू Q1 Q2/r²। बात समझ में आती है यहां तक, कोई दिक्कत? F इक्वल टू K Q1 Q2/r², वेयर K इक्वल टू 1/4πε0, वेयर एप्सिलॉन क्या हमारा, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब हमारा जो फ्री स्पेस है वो कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को, ठीक। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जो एप्सिलॉन नॉट है, द इलास्टिसिटी ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक। बात समझ में आती है यहां तक? और इसकी वैल्यू होती है हमारी 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इस K की बात करें तो K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो आपको समझ में आए, मैं यहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहूंगा। अगर हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे यहां से, इसकी डायमेंशन, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे मैं यहां पे एक लिख के बता देता हूं कैसे निकालना होता है। F इक्वल टू K Q1 Q2/r², और वेयर K क्या हो जाएगा मेरा, 1/4πε0। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया यहां से, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका डायमेंशन हो जाएगी। नहीं बात समझ में आई? तो आई होप सो यहां तक सब कुछ सही है। लेकिन यहां से मेरी क्वेरीज है, मैं आप लोगों से एक क्वेरी जरूर पूछना चाहूंगा जो आप लोगों को ढूंढना है। जैसे K मेरा कांस्टेंट है, फिर भी K को बनाने के लिए मैंने और 3 कांस्टेंट की मदद क्यों ली, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका आंसर जरूर ढूंढना और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहां पे मैंने कूलम्स लॉ की बात कर ली। अब मैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये कूलम्स लॉ की कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, ठीक। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा साधारण सा तरीका है। लेट अस सपोज दिस इज द Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर R1, दिस इज द Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2, और मैंने बोला ये मेरा है डेल्टा R वेक्टर। बात समझ में आती है यहां तक? ये मेरा क्या है, ओरिजिन, याद रहे ये मेरा क्या है, y एक्सिस। बात समझ में आती है? डेल्टा इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है ये। तो मैं ऐसा बोल दूं कि दिस द R1 वेक्टर, दिस द R2 वेक्टर, और इसका लेंथ है R1 और इसका R2 और इसका डेल्टा R, ठीक। तो मैं ऐसा बोल दूं यहां पे कि R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, और यहां से समझ में आ गया कि डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बात समझ में आ रही यहां तक, कोई दिक्कत? अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डेल्टा R वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड, ठीक। मैं यहां पर एक चीज और बात कर लेता हूं जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर मैं डेल्टा R कैप की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा R वेक्टर, मीन्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आती है, ठीक। अब मैं यहां पे लिखना चाहूंगा जो मेरे एक Q1 फोर्स है, दिस इज द फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, दिस इज द फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। बात समझ में आती है? यदि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं तो ये डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि f ऑफ 2 1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ 1, और एक्शन रिएक्शन पेयर से इनका डायरेक्शन अपोजिट है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बात समझ में आती है? तो मैं यहां से यही चीज लिखना चाहूंगा, f ऑफ 2 1 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर. व्हाट इज द आर स्क्वायर? डेल्टा आर का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर कैप. बात समझ में आती है? अब इन सारे फैक्ट को लिख के मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं के Q1 Q2 अपॉन व्हाट इज द डेल्टा. डेल्टा का मैग्नीट्यूड लिख रहा है आपको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड इंटू आर कैप. व्हाट इज द आर कैप? आर कैप हो जाएगा आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड, और ये स्क्वायर था ये. ठीक, तो ये हो जाएगा ऑन कंबाइंड इफेक्ट एफ ऑफ 2 1 इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ये ओनली डायरेक्शन दे रहा है. बट टेक्निकली अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकली इन दिस एक्सप्रेशन, मैंने बोला दिस द इनवर्स स्क्वायर लॉ. लॉ का नाम भी है. यहां पे r की पावर 3 आ रही है. और थोड़ा सिमिलर वे में और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो के Q1 Q2 अपॉन डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा आर क्यूब. इसका मतलब ये r की पावर 3 पर डिपेंड कर रहा है. नहीं बात समझ में आई? ये किस पर डिपेंड कर रहा है? r की पावर 3 पे. बट टेक्निकली कराता है और मैथमेटिकली ये करेक्ट है. ये मैथमेटिकली आंसर सही दे रहा है. बस वेस्ट में होता है इसको रिप्रेजेंट करने का जो सही तरीका होता है और परफेक्ट वे में. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं इसे यहां लिख के दिखा दूं कि f ऑफ 2 1 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर डेल्टा आर कैप. इसका मोटो ओनली ऑन टू प्रोवाइड और टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इक्वल टू में से और क्या लिख सकता हूं माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 2 का वेक्टर. नहीं बात समझ में आई? ये हमारे वेक्टर तरीके में वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका हो गया. मैंने लिखना भी सीख लिया और आपको आना भी चाहिए. और बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है. कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. ये क्या बोल रहा है कि बोला 2 पे 1 की वजह से फोर्स, तो एफ 2 पे 1 की वजह से फोर्स. ये क्या है? Q1 पे 2 की वजह से फोर्स. ये पोजीशन वेक्टर हो गया. इसका R1 हो गया पोजीशन वेक्टर, इसका R2 हो गया डेल्टा आर वेक्टर हो गया. बस फोर्स दिखा देना, रिप्रेजेंट कर देना है. नहीं बात समझ में आई? बहुत सिंपल फॉर्मेट है और बिल्कुल जिस पैटर्न में पढ़ा रहा हूं उसी पैटर्न में आप लोगों को लिखना है. और आई होप सो मेरे हिसाब से यहां तक सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा, हो जाना भी चाहिए. जैसा मेरा एक्सपीरियंस यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट आपका नहीं बचना चाहिए. और फिर भी कोई डाउट बचता है क्योंकि जब 100 बच्चे बैठते तो 1-8% बच्चा तो से निकलता है इसको कुछ डाउट आया होगा. और डाउट इसमें घबराने वाली और टेंशन लेने वाली बात नहीं है. तो आप इसको मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें. यहां तक नोट डाउन कर लो. ओके स्टूडेंट, तो यहां पे मैं एक और फॉर्मेट इसका लिख लेता हूं. यहां तो ये हो गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखा हूं, यहां मैं स्पेस में बात कर रहा हूं. स्पेस में हम लोग कैसे बात कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म इन स्पेस और इन पोजीशन. दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द जनरल वेक्टर फॉर्म. ये अपना आ रहा क्या है? ये वेक्टर फॉर्म है विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर. अब जो मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं दिस इज द वेक्टर फॉर्म इन स्पेस. स्पेस में हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं. ये Q1 है मेरा चार्ज, ये मेरा Q2 चार्ज है और ये किसी r दूरी पर रखा हुआ है. ठीक, दिस इज द r वेक्टर. ठीक, इस तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरा ये फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू, ये तो मेरा फोर्स हो जाएगा इधर की तरफ 2 पे 1 की वजह से, और ये हो जाएगा मेरा 1 पे 2 की वजह से. नहीं बात समझ में आई? तो F ऑफ 2 ऑफ 1 ये मेरा फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप. नहीं बात समझ में आई? ठीक, ये स्पेस में बता रहा है दिस द पोजीशन वेक्टर. ये क्या पोजीशन वेक्टर है? द पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू, मैं आर कैप बोल रहा हूं, और जो आर वेक्टर, और ये क्या है? इसका ये यूनिट वेक्टर है. ये वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा? आर वेक्टर डिवाइड बाई आर. और क्या लिख सकता हूं? एफ ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब. ठीक, ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गया.
बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मेट में लिखें, दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द वेक्टर फॉर्म। ठीक, अब मैं एक चीज और बोल सकता हूं यहां से कि एफ ऑफ 1 ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ये बता रहा है इसका डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान लिया, दिस इज द पॉजिटिव, क्यों इस वेक्टर को डायरेक्शन दे दिया इसलिए मैंने नहीं बोला पॉजिटिव। ठीक, तो जो इस पर फोर्स आ रहा है उसके नेगेटिव टाइम्स क्या आ रहा है, ये फोर्स है, तो ये लिख दिया मैंने। नहीं बात समझ में आई? तो यहां पे ये फोर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था लगभग हम लोगों ने फिनिश कर लिया। यहां तो नोट डाउन कर लो। अब यहां से हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब यहां पे हम लोग कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट 1 आएगा कि कूलाम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल। जो हमारे कूलाम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूं। पॉइंट 1, कूलाम्स लॉ कूलाम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल। ठीक, अगर हम लोग पॉइंट चार्ज पार्टिकल करें तो इसकी क्या मतलब है, मतलब पॉइंट पार्टिकल की बात करें या पार्टिकल की बात करें, तो पार्टिकल का मतलब है ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा बॉडी जिसकी डायमेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। जो दो चार्ज पार्टिकल, जो दो चार्ज बॉडी हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन है, उनके बीच, उनके सेपरेशन के कंपेयर में जो उसका डायमेंशन बहुत 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 कम है। कैसे? जो अर्थ है ये बहुत 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 बड़ी बॉडी भी हो सकती है, पार्टिकल भी हो सकता है। जब हम लोग अर्थ सरफेस पर रहते हैं तो हमारे लिए जो अर्थ है बहुत बड़ी एनलार्ज बॉडी है। बट जब हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स में जाते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में जाते हैं, या जहां हम लोग प्लैनेट्स की बात करने लग जाते हैं, दो प्लैनेट की स्टडी करने लग जाऊं, वहां पे अर्थ पार्टिकल हो जाएगा और बाकी अलग अलग जो प्लैनेट्स होंगी उनको मैं क्या करूंगा, पार्टिकल ट्रीट करूंगा। क्यों? उनके बीच में जो सेपरेशन है उसके कंपेयर में जो अर्थ का या उस प्लैनेट का जो साइज है वो बहुत बहुत छोटा है। तो बात समझ में यहां तक आना चाहिए। नहीं बात समझ में आई? ठीक, बात समझ में आती है। सेकंड, जब भी कूलाम्स लॉ एक दूसरे पार्टिकल पर लगेगा तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बॉडी को लाइन ज्वाइनिंग करने के अलोंग लगेगा और हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्ट करेगा। जैसे मैंने बोला दिस द चार्ज पार्टिकल Q1, दिस द Q2, तो जो इसमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है, इन बॉडी को मैंने क्या किया, एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक्शन रिएक्शन पेयर में लगेगा। ये नहीं बात समझ में आई? दोनों पॉइंट को एक लाइन से मैं ज्वाइन कर दूं तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा और एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्मेट में लगेगा। नहीं बात समझ में आई? तीसरा, ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलाम्बिक जो फोर्स है मेरा, ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। ये जो इस फोर्स का जो नेचर है वो कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर। ये फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। बात समझ में आती है यहां तक? कोई दिक्कत? ओके, अब आगे हेडिंग डालो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहां तक नोट कर लो और नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग। ओके, तो हम लोग इसमें नेक्स्ट हेडिंग में बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। मैंने बात की कि मेरे पास एक चार्ज है Q0, ठीक, और इस पर एक मल्टीपल चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस, Q5 ऐसे लग रहे हैं। तो यहां होगा, यहां पे होगा चार्ज, यहां पे होगा चार्ज, यहां पे होगा चार्ज, ये क्या होगा, इस सारे फोर्सेस क्या करेंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे इस पार्टिकल के साथ। कौन सा पार्टिकल? जो मेरे यहां पे क्या है, Q0 है, जो यहां पे क्या हो गया, हिडन हो गया है। नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आती है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो Q1 पे
Q1 और Q0 के बीच में लग रहा है, Q2 Q0 के बीच में लग रहा है, Q3 Q0 के बीच में लग रहा है, Q4 Q0 के बीच में लग रहा है, Q0 Q5 के बीच में जो लग रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। बोला इस Q0 पे जो नेट फोर्स होगा इस सारे फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टोरियल सम मतलब वेक्टर सम। नहीं बात समझ में आई? कैसे? फोर्स, नेट फोर्स किसके ऊपर? Q0 के ऊपर। क्या होगा? फोर्स किस पे? Q0 पर ड्यू टू 1 प्लस फोर्स किस पे? Q0 पे किसकी वजह से? 2 की वजह से, प्लस फोर्स किस पे? Q0 पे किसकी वजह से? 3 की वजह से, प्लस फोर्स किस पे? Q0 पे किसकी वजह से? 4 की वजह से, प्लस फोर्स किस पे? Q0 पे किसकी वजह से? 5 की वजह से। डॉट 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 ऐसे हमारे क्या होंगे? n पार्टिकल होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? F0 ड्यू टू n की वजह से। सारे का सारा किसका क्या कर दिया मैंने? वेक्टर समेशन कर दिया। नहीं बात समझ में आई? बहुत सिंपल फॉर्मेट है, बहुत सिंपल चीजें हैं। अब कैसे लिखोगे आप? एफ ऑफ नॉट ऑफ 1 आप हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? के क्यू नॉट Q1 अपॉन R0 1 का स्क्वायर और R0 1 का कैप। ठीक। एफ ऑफ 2 नॉट क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट Q2 अपॉन Q0 R0 2 का स्क्वायर इंटू R0 2 का कैप। ठीक। इन सिमिलर फैशन यहां पे क्या हो जाएगा? R0 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट Q3 अपॉन R0 3 का स्क्वायर R0 3 का कैप। बात समझ में आती है? ऐसे ही सारे हो जाएंगे और इनको मैं एक सिंपल फॉर्मेट में बहुत अच्छे से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? ऐसे डॉट डॉट मतलब यहां पे एक जर्नलाइज एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इधर देख लो बिना रुके हुए। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं यहां पे थोड़ा सा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेरा एफ नेट है, व्हाट इज द F0 1? तो ये हो जाएगा मेरा के क्यू नॉट Q1 अपॉन R0 1 का स्क्वायर R0 1 का कैप। ये बता रहा है पोजीशन ऑफ नॉट विद रेस्पेक्ट टू 1 और उसका यूनिट वेक्टर, प्लस के क्यू नॉट Q2 अपॉन के R0 2 का स्क्वायर R0 2 का कैप, प्लस के क्यू नॉट Q3 अपॉन R0 3 का स्क्वायर R0 3 का कैप, डॉट 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 के क्यू नॉट Qn अपॉन R0 n का स्क्वायर और R0 n का कैप। ठीक। यहां से क्या लिख दिया मैंने? यहां से लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसने नंबर का पोजीशन वेक्टर आ रहा है, चार्ज आ रहा है, वहां पे 1 1 आ रहा है। मैंने बोला सिग्मा, बोला जोड़ कर दिया, और क्या बोला मैंने? इसमें से के क्यू नॉट कॉमन ले लिया और बोला I इक्वल टू मेरा 1 से लेके n चलता है, तो ये हो जाएगा QI अपॉन R0 I का स्क्वायर और R0 I का कैप। ये मेरा जर्नलाइज फॉर्म हो गया। इसको मैं समझ गया कि इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को मैंने क्या किया? कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। हो सकता है कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसे और साफ साफ लिख देता हूं, इक्वल टू के क्यू नॉट। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां तक सारे नोट डाउन कर लो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल है। वी हैव 2 चार्ज पार्टिकल, Q1 ये मेरा -1 माइक्रो कूलम एंड Q2 ये हो गया मेरा 2 माइक्रो कूलम। ठीक। Q1 पोजीशन 1 पे है और इसका पोजीशन वेक्टर 1, 1, 2, और ये मेरा पोजीशन B पे है और इसका पोजीशन है 2, 2, 1। नहीं बात समझ में आई? ये मेरे को दिया हुआ है, इसमें अपने को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट फोर्स ऑन Q2। मुझे Q2 पे फोर्स निकालना है। नहीं बात समझ में आई? ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा? मैंने ऐसा बोल दिया, ये तो हो जाएगा मेरा Q1, ये हो जाएगा मेरा Q2, ये हो जाएगा मेरा 1, 1, 2, और ये हो जाएगा मेरा 2, 2, 1। कहीं स्पेस में हो जाएगा? आई डोंट नो क्या है, मुझे इतना सा पता है बस। ठीक। ये मेरा क्या है? ए पोजीशन और ये मेरा बी पोजीशन है। मैं निकालना चाहता हूं
और ये कैसा मेरा, ये मेरा 2 माइक्रोकूलम और ये -1 माइक्रोकूलम। मैं जैसा कि अभी बताया था कि दोनों चार्ज को विद मैग्नीट्यूड रखूंगा, यदि इस फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, और यदि पॉजिटिव आती है रिपल्सिव फोर्स है। ठीक, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू था हमारा के Q1 Q2, ठीक, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। ऐसा कुछ मैं बताया था, नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो हम लोग इस पर निकाल रहे हैं, दिस इज द R2, तो ये हो जाएगा मेरा f(2,1) इक्वल टू हो जाएगा k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू 1 माइक्रोकूलम माइनस का 1 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, R2 वेक्टर, व्हाट इज R2 वेक्टर? अगर मैं इसका वेक्टर लिखूंगा तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसका वेक्टर लिखूंगा तो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, तो ये क्या होगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप j कैप k कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को अभी भी ऐसा लिख लेता हूं का क्यूब। नहीं बात समझ में आई? ठीक, अगर मैं यहां से बात करूं तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, आपको भी यहां दिख रहा होगा, माइनस ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻, जो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं -3 बचेगा, और यहां से मेरा जो वेक्टर फॉर्म है वो आएगी i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 1, इसका -1, तो ये हो जाएगा अपना 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर का क्यूब। बात समझ में आती है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लेके लिख लेता हूं, मैं इधर ही लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये हो जाएगा -18 इंटू 10⁻³ i कैप प्लस j कैप प्लस k माइनस k कैप, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 की पावर 2/3, सॉरी 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लो यहां तक। ओके, तो हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ये मेरा एक क्यूबॉइड है और उसके हर एक एज पे एक क्यू चार्ज लिखा है, हर एक एज पे क्या है क्यू चार्ज है। तो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इस चार्ज की वजह से जो ई लोकेशन पे है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसकी वजह से, ओनली ऑन। बाकी तो हर एक एज पे है चार्ज, सारे लोग लगा रहे हैं, बट आई एम इंटरेस्टेड ओनली टू कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू डी ऑन ई। ये मेरा इंटरेस्ट है जानने का। ठीक, तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या हो जाएगा आपका R1 पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो जाएगा R2 पोजीशन वेक्टर। ठीक, और हमने क्या पढ़ा है, फोर्स मैंने ऐसे पढ़ा F इक्वल टू एट डी एट ई ड्यू टू डी इक्वल टू हो जाएगा मेरा K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब। आपको समझ में आना चाहिए ये क्या इसका डायगोनल है, ये तो इसका डायगोनल है ना ये वाला, तो इसका लेंथ कितना होगा ये आपको समझ में आना चाहिए। इससे और इससे मिलके ये वाला लेंथ निकलेगा, और इस लेंथ से और इस लेंथ से मिलके ये वाला लेंथ निकलेगा। तो ये कितना आपका a और ये भी कितना a, और तो ये कितना हो जाएगा √2a, और √2a और a ये भी 90 डिग्री है, और समझ में आना चाहिए ये भी तुम्हारा क्या 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका a है, तो ये हो जाएगा आपका √3a। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स E ड्यू टू D इक्वल टू हो जाएगा K इंटू क्यू स्क्वायर, स्मॉल क्यू स्क्वायर, R वेक्टर क्या हो जाएगा दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। तो ये हो जाएगा AI कैप प्लस AJ कैप
माइनस ए के कैप डिवाइडेड बाई √3a का क्यूब। बात समझ में आती है? ठीक, तो यहां से ओवरऑल समझ में आएगा आपको के क्यू स्क्वायर, और ए कॉमन निकाल लो, यहां ए ले लिया मैंने, आई जे माइनस के डिवाइड बाई 3√3 ए क्यू, और ए क्यू से क्यू गायब हो गया। तो फाइनल जो मेरे को आंसर मिला ये बहुत ही स्मार्ट, के क्यू स्क्वायर आई कैप जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई 3√3 ए स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो और आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में, बहुत ही सिंपल सुशील तरीके से। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करने लग जाओगे तो इट्स वेरी टिपिकल टू कैलकुलेट द फोर्स एंड डायरेक्शन, बट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर इजीली मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं। क्यों? मैंने इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके इसके रेस्पेक्ट में सबका पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख लिए, उस कोऑर्डिनेट की मदद से उसकी पोजीशन वेक्टर लिख लिए और अप्लाई कर दिया। नहीं बात समझ में आई? यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो अभी आप लोगों के लिए एक टास्क और दिया गया है कि जैसे मैंने एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज में फोर्स निकाल लिया, आप इस ई के ऊपर नेट फोर्स निकालोगे। नेट फोर्स कैसे निकालोगे? आपका एक कॉम्बिनेशन तो ये बना, एक ये बना, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो सारा कॉम्बिनेशन निकालना है। दिख रहा है ना कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? आप पता लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अब आपको इस चार्ज के ऊपर और बाकी सबके चार्जेस की वजह से कितना नेट फोर्स आ रहा है वो आपको नेट कैलकुलेट करना है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? मेरा नेक्स्ट कैलकुलेशन ये है कि जैसा भी मैं स्टार्टिंग में एटम मॉलिक्यूल के बारे में बात किया, तो थोड़ा सा उसी का टाइप पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ये मेरा न्यूक्लियस है और इसमें चार्ज है +q, ठीक, और ये ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है E, और ये कितना दूरी पे है? ये r रेडियस में v स्पीड से घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। बात समझ में आती है? तो मेरे को कैलकुलेट करना है इसका टाइम पीरियड और इसकी स्पीड। नहीं बात समझ में आई? तो जैसा मैंने जाना और पहचाना, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर फैशन में उसी तरीके से सॉल्व करने स्टार्ट किया। मैंने बोला कि मैं आपको जो भी सिखा के आया हूं, मैं सिखा के आया हूं, जो नेट फोर्स होता है वो होता है k Q1 Q2 अपॉन r²। आप जानते हैं सारी चीजें, ठीक। और हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, जो नेट फोर्स होगा, इसका मतलब क्या होगा? वो ma के बराबर होगा। ma मास इनटू एक्सेलरेशन, विच एक्सेलरेशन? रेडियल एक्सेलरेशन। और उस रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? v²/r। मींस मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं mv²/r। किसका मास? कौन घूम रहा है? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास। बात समझ में आती है? तो यहां पे हो जाएगा Q0 k E अपॉन r² इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me इंटू v² अपॉन r, ठीक। और ये रेडियस तो बराबर है, मैंने थोड़ा डिफरेंट लिख लिया है, चलो मैं कर देता हूं यहां पे r। तो एक r से एक r गायब हो गया, और यहां से जो मेरे को मिला वो मिला v इक्वल टू √ k Q0 E अपॉन r me। बात समझ में आती है? दिस इज द स्पीड। ये क्या है? ये ऑर्बिटल स्पीड है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है, दिस द ऑर्बिटल स्पीड। अब मेरे को कैलकुलेट करना टाइम पीरियड, मतलब इसे कितना टाइम लग रहा है। मुझे पता जब एक सर्कुलर पाथ जब कवर कर लेगा तो जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द 2πr, ठीक। तो टाइम पीरियड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस मतलब 2πr डिवाइड बाई स्पीड v। तो यहां पे रख दो 2πr डिवाइड बाई k कैपिटल QE डिवाइड बाई r और मास ऑफ me। इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा, जो आपका एक एप्रोप्रिएट आंसर है। नहीं बात समझ में आई? यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड आउट ऑर्बिटल
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एज शोन इन फिगर। क्या दिया हुआ फिगर में, मेरे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है न्यूक्लियस में, और इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन 3। बात समझ में आती है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की क्यों बात करें, मैं ऐसा बोल लेता हूं कि जर्नल क्यू है, मास m। बात समझ में आती है। और ये क्यू नॉट फोर्स है, ठीक, ये माइनस है। तो ये किसी v स्पीड से जा रहा v, और याद रहे जब v स्पीड से होगा और सेम चार्ज पार्टिकल है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये दूरी कितनी है आपकी, दिस द रेडियस r। बात समझ में आती है। जब ये 3 चार्जेस सिमेट्रिक पैटर्न में होंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। नहीं बात समझ में आई, क्या फॉर्म करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको समझ में आना चाहिए बाय सिमेट्री, ठीक। तो ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये आपका कितना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये एंगल टोटल कितना, 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये लंबाई आपको निकालनी है, व्हाट इज दिस लंबाई। अगर आपको याद रहे तो ये एंगल 30 होगा, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस 30, और ये भी कितना हो जाएगा, आर कॉस 30। तो टोटल कितना होगा, 2r cos 30, 2r cos 30। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप समझ में आना चाहिए, 2r इंटू √3/2, और ये 2 से 2 गायब, ये हो गया ये टोटल लेंथ √3r। बात समझ में आती है। तो इस चार्ज की वजह से इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस चार्ज की वजह से इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये कोई F1, ये कोई F1, और ये समझ में आ जाइए एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और इसकी वजह से क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कोई F1, ठीक। और F1 ग्रेटर देन इस F नेट से, तभी तो ये सर्कुलर में घूम रहा है। तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, mv²/r के, जैसे प्रीवियस एग्जांपल मैंने किया अभी, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, इस F की वैल्यू कितनी होगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी kq²/r²। व्हाट इज द r, √3r का होल स्क्वायर। नहीं बात समझ में आई। इन सिमिलर फैशन इसका वैल्यू भी यही होगा F, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, kq²/√3r का होल स्क्वायर। और इनके बीच में एंगल कितना, 60 डिग्री, सेम मैग्नीट्यूड। तो आपको ऐसा पढ़ाया होगा कि F इक्वल टू F नेट, दो का रिजल्टेंट, तो F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, और कॉस 60 वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया आपका F नेट हो गया √3f। ये किधर आएगा, इधर आएगा F नेट, ठीक। अब नेट फोर्स की हम लोग बात कर लेते हैं, और इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, F1 की वैल्यू की बात कर लेता हूं मैं। ये होगा आपका kq/r², और ये नेट फोर्स ज्यादा है, तभी तो सर्कुलर पाथ में चल रहा है। क्योंकि जब हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या पढ़े थे, जब नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा, इसका मतलब पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ में घूमेगा। और चूंकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका मतलब 100% गारंटी है कि मेरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। तो F नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F, जो इनका रिजल्टेंट है में से कोई R बोल देता हूं, R, और ये हो जाएगा मेरा kq/r² माइनस √3 इंटू kq²/3r², ठीक। और F नेट किसके बराबर होना चाहिए, mv²/r के। तो mv²/r मास तो दिया हुआ है हर एक पार्टिकल का m, तो ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है मुझे किसी एक की, जो एक की वही बाकी सब की होगी, ये तो टक्कर मार देंगे ना अगर ऐसा नहीं हुआ तो। मैं फिर से बता रहा हूँ चीज, इन सबकी वेलोसिटी कैसी होगी, सेम। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा, और इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, आपस में कोलाइड कर जाएंगे, डिस्बैलेंस हो जाएगा।
ये मॉलिक्यूल का जो डिस्टॉर्शन ही चेंज हो जाएगा अरेंजमेंट। तो ये हो जाएगा मेरा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन √3r²। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से स्पीड मिल जाएगी आपको, इंप्लाइज v इक्वल टू मिल जाएगी, मैं यहां से एक r से r कैंसिल कर देता हूं, ये हो जाएगा के क्यू सॉरी ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा उसमें, के क्यू अपॉन आर अपॉन एम का अंडर रूट, और ये हो जाएगा Q अपॉन Q माइनस कैपिटल Q माइनस, ये आपकी ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। ये आपको निकलना आना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, आपने क्या किया, इस एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स इक्वल टू mv²/r, सर्कुलर सेंटीपिटल कंडीशन। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो मेरे हिसाब से ऑर्बिटल स्पीड निकल जाना नहीं चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आई होप सो यहाँ तक सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि फोर्स ड्यू टू मीडियम ऑन ए चार्ज पार्टिकल, क्या फोर्स ड्यू टू मीडियम ऑन ए चार्ज पार्टिकल। कैसे? मान लेता हूं यहां पे मेरे क्यू चार्ज है, ठीक, और यहां पे क्यू नॉट चार्ज है, और ये मीडियम में रखा हुआ है, और यहां से ये r दूरी है। बात समझ में आती है? ठीक, अब यहां पे क्या होगा आपका, कुछ इंडक्शन इफेक्ट से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इस पे एक तो फोर्स लगेगा इधर की वजह से अट्रैक्टिव, ये हो जाएगा F मीडियम, और इसकी वजह से एक चार्ज लगेगा रिपल्सिव, तो ये क्या हो जाएगा Fe। तो मैं बोल सकता हूं कि जो F नेट इस पर जो होगा वो होगा Fe माइनस Fm, मीडियम की वजह से जो होगा। तो मैं बात समझ में आती है? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं Fm की बात करूं, F ड्यू टू मीडियम हो जाएगा Fe माइनस F, ठीक, और ये हो जाएगा Fm इक्वल टू Fe 1 माइनस 1/k। ये क्या हो जाएगा मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमारा मीडियम की वजह से फोर्स आ गया, ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कर लो।